हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रिसेंट में आई एनिमे सीरीज हेवनली डिल्यूशन के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हर एनिमे की तरह ये कहानी भी काफी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इसमें खत्म हो चुकी दुनिया से लेके हमें ढेर सारे खतरनाक जानवरों को देखने को मिलेगा। और इस दुनिया का खत्म हुए 15 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ सर्वाइवर हैं जो उस खत्म हो चुकी दुनिया में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत एक स्कूल से होती है। ये कोई आम स्कूल नहीं है, क्योंकि इसके चारों तरफ बड़ी सी दीवारें हैं और यहाँ से बाहर की दुनिया को देखना बिल्कुल नामुमकिन है। अब इसी बीच हम स्कूल के एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मिनी हामा बताया जाता है। वो कहीं गहरे ख्यालों में खोई हुई सी होती है। तभी एक लड़का जिसका नाम टोक्यो होता है वो वहाँ पर आता है। वो मिनी हामा से पूछता है, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? जिस पे मिनी हामा का जवाब होता है कि आज हमारा टेस्ट फिर से होने वाला है। खैर, यहाँ कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि मिनी हामा यहाँ पर स्कूल टेस्ट के बारे में बता रही होती है। वहीं टोक्यो को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज कौन सा टेस्ट हो सकता है। लेकिन जब हम उन दोनों को अगले सीन में देखते हैं, तब वो अपने क्लास में बाकी 3 लोगों के साथ टेस्ट देने के लिए तैयारी कर रहे थे। अब उन्हें पहले कोई भी टेस्ट के बारे में नहीं बताया गया था, लेकिन उनकी क्लास टीचर, जो कि एक रोबोट होती है, वो करने वाली थी। अब आम सी बात है, हर बच्चा टेस्ट का नाम सुनकर मन ही मन टीचर को गाली देने लगता है, लेकिन बच्चे कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए वो टेस्ट देने को बैठ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उन सभी बच्चों को कुछ टेस्ट के सवाल मिलते हैं, जिसे वो खुशी खुशी करते भी हैं। खैर, वो लोग अभी भी टीचर को मन ही मन गाली दे रहे होंगे। अब इसी टेस्ट में एक सवाल टोक्यो को कुछ ऐसा आता है जहाँ उसके सामने लिखा था कि क्या तुम बाहर के बाहर वाली दुनिया में जाओगे? टोक्यो का दिमाग इतनी सी चीज को प्रोसेस नहीं कर पाता है। उसका कहना था कि साला बाहर के बाहर वाली दुनिया क्या होती है, जो कि सही भी थी। वैसे भी टोक्यो ने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, वो क्या करता उसके बारे में जान के। लेकिन इसी के साथ हम कहानी के अगले भाग में भी आ जाते हैं, जहां हम 2 लोगों को बाहर की दुनिया में घूमते हुए देखते हैं। अगल बगल का सीन देखकर ये बात कंफर्म हो जाती है कि हाँ भाई, दुनिया बर्बाद है। इसका मतलब एनिमे में कुछ तो गजब का देखने को मिलेगा। खैर, हम उन दोनों कैरेक्टर के नाम को भी जान लेते हैं। जहाँ लड़की का नाम किरुको होता है, वहीं लड़के का नाम मारू होता है। और दोनों दिखने में कपल जैसे तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, और ये भी ठीक है, क्योंकि वैसे भी किरुको का बॉयफ्रेंड होता तो मैं इस एनिमे को यही छोड़कर दूसरे एनिमे को देखने बैठ जाता। अब कहानी भी आगे बढ़ती है। वो दोनों लोग खत्म हो चुकी दुनिया में कुछ खाने की तलाश में होते हैं। वो लोग इधर उधर भटक रहे होते हैं, तब जाके उन्हें एक घर दिखाई देता है। अब आप सोच रहे होंगे वो लोग यहाँ पर आराम से घुस जाएंगे, लेकिन नहीं, वो उसके घर के शीशे को तोड़ते हैं, फिर चोरों की तरह घर में घुस जाते हैं। मुझे यहाँ दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि 2 भूखे नंगे लोग खत्म हो चुकी दुनिया में चोरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। इसके बाद वो खाना करके पूरे कमरे को ढूंढ मारते हैं, लेकिन घर में खाना का एक दाना भी नहीं मिलता। शायद घर के मालिक खुद भिखारी होंगे, लेकिन नहीं, वो दोनों आराम से बिस्तर पर सो रहे थे। वो बात अलग थी कि वो भूख के मारे मर चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें मरने से पहले घर में कुछ खाने के लिए छोड़ देना चाहिए था। लेकिन ये भी बात सच है, उनके पास खाना होता तो वो भूखे क्यों मरते। चलो इस बात को यहीं पर दबा देते हैं और हम कुरकुरे रियुको को देखते हैं, जो अब समझ चुकी थी कि वो दोनों चूतियां हैं जो इन भिखमंगों के घर पे आ गए, इसलिए वो फूटी किस्मत को गाली दे के बाकी की चीजें ढूंढने में लग जाते हैं। और हमारी रियुको को जोर की लगी थी, जी आपने सही सुना, जोर की लगी थी, इसलिए वो टॉयलेट पेपर को ढूंढकर अपने काम को स्वर्गलोक तक पहुंचाने चल देती है। लेकिन बावला मारो, उसको जितना भी मारो वो भी कम है, क्योंकि वो बेवकूफ क्रियोको को वो सब करते हुए देख लेता है। ऑब्वियस से बात है, क्रियोको को ये सब बेकार लगेगा, इसलिए वो उसे वहाँ से भाग जाने को कहती है। लेकिन मारू उसे अच्छे से देखने के बाद खुद ही वहाँ से निकल जाता है। अगर मैं मारू होता तो ये बिल्कुल भी न करता, तुम्हारी कसम। खैर, अब क्रियोको के पास
पहले से कुछ खाने के काइंड खुले पड़े थे, जिसे शायद उसने बाद में खाने के लिए बचा रखा था। लेकिन मारू हौसी की तरह वहाँ पर खाना खाने के लिए आ जाता है। मारू तो सही में बड़ा चालू इंसान निकला। खैर रात होती है और क्रियोको किसी महापुरुष के फोटो को लेके ख्यालों में डूबी थी, लेकिन हमारा मारू ये देखकर पगला जाता है। वो उससे पूछता है, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? लेकिन क्रियोको उसे कुछ बताने के बजाय उससे सवाल करती है, क्या भैया नींद नहीं आ रही है क्या? जाके सो जा। इसी के साथ हमें क्रियोको के बारे में कुछ जानने को भी मिलता है। क्रियोको यहाँ पर मारू की बॉडीगार्ड थी और वो उसे सेफ्टली कहीं पर ले जाने वाली थी। मतलब मारू की किस्मत बहुत झक्कास थी, क्योंकि अगर मुझे ऐसी बॉडीगार्ड मिले तो मैं अपने डेस्टिनेशन छोड़कर हमेशा उसके साथ रहता। अब यहाँ पर सीन भी कट होता है और हम एक क्राउ जैसे जानवर को देखते हैं, जो इस सीरीज को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने लगता है, क्योंकि अभी तक वर्ल्ड के खतरे को अच्छे से दिखाया ही नहीं गया था। इसके बाद सुबह भी हो जाती है और हम दोनों को दुनिया का सैर पे निकलते हुए देखते हैं। वे साथ में मैप का इस्तेमाल करते हैं और इधर उधर भटकने लगते हैं और जल्द ही वो कुछ गुंडों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। मतलब कि बॉलीवुड में होता है ना, कहानी इंटरेस्टिंग नहीं हो रही होती है तो गुंडों को भेज देते हैं। एक वैसे ही यहाँ पर गुंडे को भेज देते हैं। यहाँ होता भी कुछ ऐसा ही है। वो लड़की को देखकर अपना होश खो देते हैं, लेकिन मारू को थोड़ी बेइज्जती से महसूस होती है। वो आगे आके उन्हें स्पेशली बताता है कि देखो भाई लोग, मैं भी तुम्हारी तरह आदमी हूँ। अब ये सुनकर वो गुंडे बोलते हैं, मालूम है अपने बाप को मत सिखा, और वो क्रियोको पे नजर मारने लगते हैं। लेकिन क्रियोको भी अपना लो एडवांस हाई फाई दिमाग चलाती है और वो उन गुंडों को बोलती है, भाई लोग मैं भी आदमी हूँ। अब ये सुनकर गुंडों के मुंह से बस ये ही निकलता है, अच्छा बेटा हमें चुटिया समझ रखा है। वहाँ क्रियोको अपने दिमाग को फिर से इस्तेमाल करती है और वो अपने जेब से गन को बाहर निकालती है। वो उन्हें वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाने को कहती है, लेकिन गुंडे भी ना आजकल बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, समझ जाते हैं कि क्रियोको ये चूतिया बना रही है। फिर क्या, वो उस पे हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन क्रियोको अपने दिमाग को आखिरी बार इस्तेमाल करती है और वो वहाँ से भागने की फिराक में लग जाती है। तब तक गुंडे भी वहाँ आ जाते हैं और तब हम मारू के असली ताकत को देखते हैं, जहाँ वो एक एक करके उन सभी गुंडे को सबक सिखाने लग जाता है। वहीं आखिर में सभी गुंडे हार भी जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों उन गुंडों के बेस पर जाते हैं, जहाँ क्रियोको को अपने काम के लिए कुछ ढूंढना था, लेकिन वहाँ पर कुछ भी काम के लायक नहीं था। जिसके बाद क्रियोको की तेज नजर वहाँ की बैटरी पर जाती है, इसलिए वो एक आदमी से इस बैटरी को उसके मशीन से लगाने के लिए कहती है। वहीं आदमी भी सोचता है, अच्छा हम इतने बड़े बेवकूफ दिखाई दे रहे हैं, तुम हमसे कुछ भी करवा लोगी। भी वहाँ क्रियोको उस पे गन को तान देती है और उस आदमी की हालत खराब हो जाती है। वो कहने लगता है, अरे इतने में गुस्से आने वाली क्या बात है, ये सभी चीजें तुम्हारी ही तो हैं। फिर वो उसे बैटरी दे देता है, लेकिन आखिर में उस गुंडे के तोते तब उड़ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि वो बैटरी उसी गन की थी जिससे क्रियोको उन्हें डराने की कोशिश कर रही थी। इसका मतलब क्रियोको ने उन्हें चूतिया बनाया। खैर क्रियोको और मारू वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि क्रियोको को असल में एक रिबन जैसे जगह को ढूंढना था, जिसे ढूंढने से पहले उसे मारू को उसके लोकेशन पे पहुँचाना था। खैर इसी के साथ हम स्कूल को वापस देखते हैं, जहाँ टोक्यो अभी भी अपने दिमाग को लगाने में लगा था। वो मिनी हामा से पूछता है, ये सुंदरी मुझे कैसे मालूम पड़ा कि आज हमारा टेस्ट होने वाला है? जिस पे मिनी हामा उसे बताती है, मेरे पास शक्तियों का तो पता नहीं, लेकिन मेरे को लगा कि टेस्ट होगा इसलिए हो गया। लेकिन तुझे हैरान होने की बात नहीं है, क्योंकि भले ही मुझे टेस्ट का मालूम पड़ जाता है, लेकिन हूँ मैं दिमाग से पैदल ही, क्योंकि टेस्ट में घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाती हूँ। इसके बाद वो टोक्यो को अपने साथ दीवार के बाउंड्री पे ले जाती है। वो उसे बताती है, मेरे को ना उसके पीछे भी एक दुनिया महसूस होती है। अब ये बात टोक्यो को हैरान करती है, इसलिए रात में भी वो बस बाहर की दुनिया के बारे में सोचता है। उसके लिए ये बात बड़ी चौंकाने वाली थी, क्योंकि टेस्ट में उसे बाहर वाली दुनिया के बारे में भी पूछा गया था, लेकिन टोक्यो को चूल थी कि वो बाहर की चीज को देख सके। वो वहाँ पर आ जाता है, लेकिन जल्द ही उसकी प्रिंसिपल उसे वहाँ पकड़ लेती है। वो उससे पूछती है, क्या भैया रात में नींद नहीं आ रही है क्या, जो मुंह उठा के दीवार से अंताक्षरी खेलने आ गए? जिस पे टोक्यो बोलता है, ये बूढ़े बाल वाली मैडम, मेरे को ना बाहर की दुनिया के बारे में जानना है, मेरे को कुछ पता है तो बताना।
जिस पे प्रिंसिपल राजी भी हो जाती है। जिसके बाद हम मारू और क्रियोको को देखते हैं जो रात बिताने के लिए एक होटल को भी ढूंढ लेते हैं। खैर वो दोनों एक दूसरे के साथी हैं, इसलिए वो उल्टा सीधा काम नहीं करने वाले हैं। उन्हें वहाँ पर एक औरत भी मिलती है, वो पैसे लेके उन्हें रहने देती है, जहाँ वो उन्हें रात में भूत की तरह बाहर घूमने से मना कर देती है। वो बोलती है, ये बकचोद लोग, तुम लोग रात में बाहर मत जाना, बाहर बहुत बड़े जानवर लोग को प्रजाति हैं, वो बिना सोचे समझे तुम लोगों को कच्चा खा जाएंगे। अब यहाँ क्रियोको और मारू को उन जानवरों के बारे में पहले से पता था। वो औरत से कहते हैं, ये जानवर लोग को हम लोग भी मार सकते हैं अपने बीन से। यहाँ औरत भी उनकी बातों को बचकानी समझकर छोड़ देती है। जिसके बाद वो उन दोनों को ज्यादा पास में रहने से मना करती है, क्योंकि एक लड़की का एक लड़के से इतना क्लोज होना तो बिल्कुल गलत था। लेकिन क्रियोको की हालत खराब हो जाती है। वो औरत को बता देती है, मेरे और उस बेवकूफ में कुछ नहीं चल रहा है, मैं तो बिल्कुल इसकी बॉडीगार्ड हूँ जो उसे ऑब्जेक्ट समझकर उसके लोकेशन तक छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि कुछ समय पहले मेरे को किसी ने ये बंदा बॉडीगार्ड करने के लिए थमा दिया था। अब औरत को भी समझ आ चुका था कि ये दोनों सही में चालू बन रहे हैं। खैर यहाँ पर मारू का दिल भी टूट जाता है, और होता भी क्यों नहीं, एक अनजान लड़की जो अपने साथ रहती है वो आपको बॉयफ्रेंड भी बनाने से मना कर दे। खैर वो रात को उससे दूर सोता है और अकेले में जुट जाता है। वहीं औरत भी अपने हथियार को लेके जागी हुई होती है। तभी हम आखिर में एक जानवर को देखते हैं जिसके मुंह में आँख होती है। लगता है कहानी यहाँ से इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन यहीं पर पहले एपिसोड खत्म हो जाता है।